नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आपके साथ प्राइम टाइम में मैं हूं ममता चोपड़ा। और आज के दिन की बात करें तो आज की खबरों में चुनावी खबरें प्राथमिकता पा रही हैं, क्योंकि कल झारखंड में पहले चरण का मतदान है। इसी के साथ साथ महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार बहुत तेज रफ्तार पकड़ रहा है। सभी दलों के दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने भी आज 3 रैलियां की, जिसमें उन्होंने महाविकास अघाड़ी और विशेषकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिनको उठाया, लेकिन साथ ही वो नारा एक बार फिर बुलंद किया, जिसमें वो कहते हैं कि साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो इसी वजह से इसी नारे पर को लेकर हम भी करेंगे आज चर्चा न्यूज नाइट में। लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने की ताबड़तोड़ 3 जनसभाएं। भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पर जमकर किया प्रहार, कहा अघाड़ी यानी भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी। झारखंड में 43 सीटों पर कल पहले चरण का मतदान। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए चाक चौबंद इंतजाम। चंपाई सोरेन समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। दस राज्यों की 31 विधानसभा और केरल की 1 लोकसभा सीट पर कल होगा उपचुनाव। वायनाड सीट पर प्रियंका गांधी के सामने बीजेपी की नव्या हरिदास ठोक रही है ताल। तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर भाजपा का कांग्रेस पर निशाना। विपक्षी गठबंधन और कांग्रेस पर वोट के लिए एजेंडा चलाने का लगाया आरोप। और महिलाओं के एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में भारत की लगातार दूसरी जीत। कोरिया को 3-2 से दी शिकस्त। तो ये शुरुआत कर लेते हैं महाराष्ट्र की खबर से, क्योंकि ये वो राज्य है जो देश के सबसे समृद्ध राज्यों में शुमार है और जिसे देश की आर्थिक राजधानी माना जाता है। और यहां हो रहे विधानसभा चुनाव में कोई भी दल और गठबंधन कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। चुनाव प्रचार भी जोर शोर से जारी है। प्रधानमंत्री ने आज चिमूर, सोलापुर और पुणे में चुनावी रैलियां की और भ्रष्टाचार को लेकर महाविकास अघाड़ी पर करारा वार किया और एक बार फिर एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। महाराष्ट्र के सियासी रण में मंगलवार को प्रधानमंत्री की 3 धुआंधार रैलियों ने चुनावी घमासान को और धार दे दी। प्रधानमंत्री ने चिमूर, सोलापुर और पुणे में विशाल जनसभाओं को संबोधित करते हुए भ्रष्टाचार पर जमकर हमला बोला। महाराष्ट्र के चिमूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अघाड़ी यानी भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी ने 2.5 साल में विकास परियोजनाएं रोकने के साथ साथ केवल विकास पर ब्रेक लगाने का काम किया, जबकि महायुति के साथ साथ केंद्र में एनडीए की सरकार यानी महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार यानी विकास की डबल रफ्तार, जिसे महाराष्ट्र के लोगों ने पिछले 2.5 वर्षों में देखा है। महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार यानी विकास की डबल रफ्तार। यहां नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, नए एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं। आज महाराष्ट्र में करीब 1 दर्जन वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। पीएम ने अपनी रैलियों में एक बार फिर एक रहेंगे सेफ रहेंगे का नारा बुलंद किया। वहीं धारा 370 लागू करने को लेकर पीएम ने जहां कांग्रेस पर निशाना साधा कि वे वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान चाहता है, तो साथ ही आरक्षण के मसले पर कांग्रेस को घेरते हुए आदिवासी समाज को जातियों में बांटकर कमजोर करने के कांग्रेस के खेल पर चेताया और कहा कि हमें एकजुट रहना है। आरक्षण खत्म करने की कांग्रेस की इच्छा ये नई नहीं है। एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ कांग्रेस कैसी भाषा का इस्तेमाल करती है। अब आज जब दलित, हमारे ओबीसी, हमारे आदिवासी एकजुट हो रहे हैं तो ये कांग्रेस वाले सबसे ज्यादा परेशान है। पीएम ने कहा कि महाराष्ट्र का ये चुनाव
महायुति के ट्रैक रिकॉर्ड यानी विकास का रोड मैप और महाअघाड़ी के झूठे टेप रिकॉर्ड के बीच हो रहा है। महाराष्ट्र का ये चुनाव महायुति के ट्रैक रिकॉर्ड और महाअघाड़ी के झूठे टैप रिकॉर्ड के बीच हो रहा है। इन्होंने वही टैप रिकॉर्ड हरियाणा में भी बचाया था, लेकिन वहां की जनता ने उन्हें बराबर पहचान लिया, उन्हें पूरी तरह नकार दिया। 2024 के महाराष्ट्र चुनाव में बदले हुए समीकरणों के बीच प्रचार में शब्दों के तीखे हमले और विभिन्न मुद्दों के बीच 20 नवंबर को जनता अपने मत के माध्यम से करेगी फैसला कि कौन सा गठबंधन जनता के मानक पर खरा उतरेगा। निशांत उर्मिलेश और धीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दरअसल महाराष्ट्र के ये विधानसभा चुनाव दलों और नेताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से नेताओं के लिए तो ये चुनाव अस्तित्व का सवाल भी है। इसीलिए प्रचार में कोई भी दल कमी नहीं छोड़ रहा, चाहे बात महाविकास अघाड़ी की करें या फिर महायुति की। इनके दिग्गज नेता प्रचार की कमान संभाले हुए हैं, तो वहीं विवादित बयानों का सिलसिला भी थम नहीं रहा। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। महायुति और महाविकास अघाड़ी सहित सभी दलों के दिग्गज प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। इस बीच कांग्रेस नेताओं के विवादित बयानों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के योगी आदित्यनाथ पर दिए गए विवादित बयान के बाद अब महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ धमकी भरे बयान को लेकर विवाद गहरा हो गया है। नाना पटोले ने एक जनसभा के दौरान कहा कि फडणवीस की सत्ता की गर्मी निकालने का भी समय आ गया है। विवादित बयानों को लेकर भाजपा ने जमकर हमला बोला। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए। जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। ये कांग्रेस पार्टी की इमरजेंसी माइंडसेट दिखाता है कि वो किसी भी अपने विरोधी को टेम करना चाहती है, उसको नियंत्रण में लाना चाहती है, उस पर केसेस करना चाहती है, उसकी आवाज बंद करना चाहती है। कांग्रेस को एक परंपरा है, एक बड़ी परंपरा है, लेकिन वह परंपरा मिट्टी में मिलाने का काम प्रदेशाध्यक्ष करके नाना पटोले कर रहा है। वो जितना हमें गाली देंगे उतना जनता हमारे साथ और जुड़ी जाएगी। इस बीच महाविकास अघाड़ी की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सचिन पायलट, भूपेश बघेल और शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे सहित कई बड़े नेता जनता से वोट मांगते नजर आए। पहला काम जाति जनगणना, दूसरा काम ये जो 50% का बना रखा है, रिजर्वेशन का लिमिट लगा रखा है, इसको तोड़ के हम अलग कर देंगे, परे कर देंगे। महायुति की ओर से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों सहित कई बड़े नेताओं ने जनता के बीच अपनी बात रखी। 20 तारीख को जब वोट होगा, 23 को रिजल्ट आएंगे, एनडीए के साथी यहाँ दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बना रहे हैं और महाराष्ट्र भी मोदी जी के साथ मिलकर के विकसित महाराष्ट्र बनेगा। महाराष्ट्र विधानसभा के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि सभी 288 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में यहां वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जहां एक और करेंगे चर्चा महाराष्ट्र में हुए चुनाव प्रचार पे, लेकिन साथ ही आपको दिखाएंगे झारखंड में पहले चरण के चुनाव के लिए तैयारी पूरी। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। The Institute of Chartered Accountants of India, being the world's largest accounting body, proudly presents before the World Forum of Accountants 2025. Experience 3 days of insightful discussions. Join us at WOFA 2025 from January 31st to February 2nd, 2025 at Yashobhoomi, New Delhi. For more details, visit
wofa.icai.org. मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में है। कम या ज्यादा आपके हाथ में है, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं भैया, हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद आइए आज की चर्चा का रुख कर लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक ही दिन में धुआंधार प्रचार किया, 3 रैलियां महाराष्ट्र में संबोधित की, तो उन्होंने महाविकास अघाड़ी पर तो हमला बोला ही, लेकिन साथ ही उस नारे को एक बार फिर बुलंद किया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, जिससे जुड़ा मैं आज का विशेष जो कहता है भाजपा का नारा, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी जुड़ गए हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता, साथ ही एनसीपी के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, विशेष जर्नलिस्ट भी हमारे साथ होंगे। लेकिन धनंजय जी, शुरुआत मैं आपके साथ करना चाहूंगी, क्योंकि ये जो नारा दिया गया है, इस बार हम देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार में नारे बहुत गर्म रुख अख्तियार कर रहे हैं। एक और एकजुटता की बात कर रही है बीजेपी, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, तो वहीं बटोगे तो कटोगे जैसे नारे भी सुनने को मिल रहे हैं। खड़गे भी अपनी तरफ से इस तरीके के नारों को सामने लेकर आ रहे हैं कि डरोगे तो मरोगे इत्यादि। इन नारों का औचित्य, क्या हम नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं? बीजेपी को लेकर यही कह रहे हैं विपक्ष भी कि एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। ममता जी, देखिए, सच का उद्गार आप चाहे उसको जैसे अभिव्यक्त करें, उन्होंने क्या कहा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, हम झुकेंगे तो कटेंगे। आजादी के पहले भी हम झुके थे, कारण 1947 में कटे। कांग्रेस उसी राह पर आज खड़ी कर रही है देश को। संतुष्ट होने के बजाय तुष्ट होने लगे, तब नापाक इरादे पाक की शक्ल में सामने आते हैं। हम खलीफा के सामने झुके, वह खिलाफत राष्ट्र को सलामत नहीं रख पाए और हम बट गए और कट गए। और आजादी के समय जब 1947 में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, तो कोई पूछे कांग्रेस से कि 15% जो वहां हिंदू थे वो आज 1.5% से भी कम कैसे होगा, और जो 30% उस समय के बंगाल में थे, बांग्लादेश जो बना बाद में, उसमें आज कैसे 7.5% हो गए। जिन्ना का जिहाद अब भी यहाँ जारी है। यहाँ भारत के जज्बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। विभाजन के बाद आज जच्चा जिहाद जारी है। अभी देखिए TISS की रिपोर्ट जो आई है, जो मुंबई में जिस तरह के डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ये डेमोग्राफी एक डेमोग्राफ है। ये डेमोक्रेसी के लिए कितना बड़ा खतरा है। सत्य यही है कि जो खतरे को सही सही बताया जा रहा है, और जो कह रहे हैं किससे खतरा है, किससे कटेंगे, तो भाई 1905 में अफगानिस्तान हमसे अलग हुआ। 7वीं शताब्दी में वहां 50% बुद्ध थे और 40% हिंदू थे। 7% आक्रांता सिर्फ आए वहां। 7% बुद्ध की बामियान की सबसे बड़ी मूर्तियां थी, किसने तोड़ी? और जब मसीरे आलमगिरी पढ़ी है, तैमूर की अपनी आत्मकथा पढ़ी है, जिसमें 2 लाख हिंदुओं का मैसाकर किया, 2.5 लाख का कन्वर्जन किया। तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स को आप कब तक आंखें मूंद के खड़ा रहेंगे? जो बांग्लादेश में अभी खड़ा चल रहा है, कांग्रेस कुर्सी के लिए कितने नीचे जाएगी। और महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है वो राष्ट्र के लिए खतरनाक संकेत है। चुनाव शुरू और खत्म हो जाएंगे, लेकिन जिस तरह से गोलबंदी की जा रही है, जिस तरह से अपीजमेंट किया जा रहा है, जिस तरह से तुष्टीकरण किया जा रहा है, और वोट जिहाद की बात की जा रही है, जिहाद और फसाद में कोई अंतर नहीं है। जिहाद की कोख से फसाद पैदा होता है।
जिहाद का अर्थ ही धर्म युद्ध है, लेकिन ये धर्म युद्ध पाकिस्तान नाम का फसाद पैदा किया था और आतंक और अराजकता, अमन और चैन का पर्याय बन गए। कांग्रेस इस देश को कहां ले जाना चाहती है, और चंद वोटों के लिए, कुर्सी के लिए और क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ की बेली बेदी पर राष्ट्र को आहूत करने के लिए कांग्रेस बेकरार है। हम ऐसा होने नहीं देंगे और इस देश का आम जनमानस पे नहीं होने देगा। चलिए यहाँ पे जनसांख्यिकी जी धनंजय जी, इस वक्त हमारे साथ और मेहमान जो जुड़ गए हैं उनका भी परिचय कराते हैं। हमारे साथ मोहम्मद फरहान जुड़ गए हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, डॉक्टर सीमा मलिक एनसीपी की प्रवक्ता हैं, शरद पवार गुट की, और साथ ही प्रफुल्ल केतकर एडिटर ऑर्गेनाइजर। सभी मेहमानों का एक बार फिर स्वागत कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मोहम्मद फरहान जी, अब आपके पास आना चाहूंगी। धनंजय जी ने एक बात कही है कि ये जो नैरेटिव सेट करने की बात कही जा रही है, इससे ज्यादा ये कुछ तथ्यों पर आधारित है। कांग्रेस की ओर से जिस तरीके के विवादित बयान भी सामने आ गए हैं मोहम्मद फरहान जी, हम जानना चाहते हैं, क्योंकि देखा जाए तो महाराष्ट्र को लेकर जिस तरीके का घोषणा पत्र महाविकास आघाड़ी का भी आया है, जिस तरीके से आप लोगों का लोकसभा में प्रदर्शन रहा है महाविकास आघाड़ी का, तो एक ये उम्मीद की जानी चाहिए कि भाई बहुत आत्मविश्वास होना चाहिए इस बार महाविकास आघाड़ी में कि इस बार के चुनावों में हम इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब ये विवादित बोल आ जाते हैं और जिस तरीके से बीजेपी आक्रामक हो रही है खास तौर पर कांग्रेस पर, और ये नारा सामने आया है कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे, कांग्रेस की कमजोरी को वो आगे लाना चाहते हैं, ऐसे में कांग्रेस के पास क्या कार्ड दिखती है इसकी? बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, तो प्रधानमंत्री जी इस चीज को जानते हैं कि देश के जो बेरोजगार युवा हैं वो सेफ तभी रहेंगे जब उनके पास नौकरी रहेगी, वो सेफ तभी रहेंगे जब उनके पास जीविकापार्जन की व्यवस्था रहेगी। और अगर किसी के पास जीविकापार्जन की व्यवस्था नहीं होती है तो वो सेफ नहीं है, वो सुसाइड करने पर मजबूर है। व्यापार नहीं है तो वो भी सेफ नहीं है, वो भी सुसाइड करने को मजबूर है। तो अगर व्यक्ति के पास काम नहीं होगा और वो उसके पास जीविकापार्जन की व्यवस्था नहीं होगी तो वो सेफ नहीं है इस देश में, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश के अंदर रोजगार के नाम पर लोगों के साथ ठगी कर रही। आप देख रही हैं 62 लाख युवा जो हैं वो केवल महाराष्ट्र में बेरोजगार, और 2.5 लाख नौकरी देने का वादा किसने किया था? महाराष्ट्र की गठबंधन की बीजेपी की सरकार ने किया था, जिसमें मोहम्मद फरहान जी, ये लगता है आपका जवाब सुनकर ये लगता है कि आप इस एजेंडे के साथ प्रोग्राम में इस बार आए चर्चा करके कि हम इस तरीके से घेरेंगे, लेकिन जो बात कही जा रही है बीजेपी के द्वारा वो ये इस तरीके से बात को रखा जा रहा है कि हमें एकजुट रहना है कि जो SC/STs हैं या जो आदिवासी हैं उनको उनके आरक्षण के मोर्चे पर जिस तरीके से कांग्रेस उनको नहीं आरक्षण देना चाहती, जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को आरक्षण दे रही है विभिन्न राज्यों में और इसी सोच को सामने लेकर आ रही है, इस मसले पर कहा गया है कि आपको एकजुट रहना है, हमें एकजुट रहना है। क्या इस सोच का कोई काट है कांग्रेस के पास? क्योंकि जिस तरीके के बोल सामने आ रहे हैं वो दिखाते हैं कि कोई हताशा सी है जो नजर आने लगी है, जिसकी वजह से इस तरह के बयान आपके दिग्गज नेताओं के मुंह से निकल रहे हैं। देखिए मैडम, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी खेमे के अंदर मायूसी झलकने लगती है और जब उन्हें ये लगता है कि हाँ वो पूरी तरीके से विफल हो रहे हैं, तो वो धर्म का कार्ड खेलते हैं, मतलब राजनीति को धार्मिककरण का रूप देने लगते हैं और वो धर्म की अफीम पूरे देश के अंदर, उस राज्य के अंदर फैलाने लगते हैं। उनको ये लगता है इससे बड़ा उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है और वो हमेशा धर्म का कार्ड खेलकर इसे एक तरह से यूं कहें कि इसे ब्रह्मास्त्र मानते हैं। जब ये पूरी तरह विफल हो जाते हैं तो वहां पर धार्मिककरण करने लगते हैं। मगर अब इस देश की जनता जाग चुकी है, चाहे बटोगे कटोगे, इस तरह की कोई चीजों पर असर नहीं होने वाला है। महाराष्ट्र की एक एक व्यक्ति ये कह रहा है कि जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पर है, जिस तरीके से बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जिस तरीके से बहन बेटियों की इज्जत नीलाम की जा रही है, बहन बेटियां सेफ नहीं हैं, हम इस बार कांग्रेस गठबंधन को मजबूती के साथ वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र से हटाने का काम। चलिए, आपने गठबंधन की मजबूती की बात की है तो यहाँ पे डॉक्टर सीमा मलिक को भी साथ लेना चाहूंगी। शरद पवार गुट से हैं आप। सीमा मलिक जी, जब हम बात एक महाविकास अघाड़ी की करते हैं तो आरोप तो ये भी लग रहा है कि बहुत खींचतान है महाविकास अघाड़ी में, और जिस तरीके ये भी बात, एक दीगर बात है ये भी कि
शरद पवार जी को एक दिग्गज चेहरा इस महाविकास अघाड़ी के, और उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिखती है कि इसको एकजुट रखना है, महाविकास अघाड़ी को एकजुट रखना है। ये जो आंतरिक कलह की बात की जा रही है, ये जो तमाम मुद्दे लगातार सामने आते रहे, चाहे हम सीट शेयरिंग की बात करें, उसके बाद टिकट की बात करें, इत्यादि तमाम खबरों में आती रही हैं ये बातें। ये जो एकजुटता महाविकास अघाड़ी की है, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये बिन पहिए की गाड़ी है, इसका आधार कितना मजबूत नजर आता है इन चुनावों में? कितने आशान्वित हैं आप? देखिए, हम बहुत आशान्वित हैं, और ये कहना कि हमारे में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स है और लड़ाइयाँ हैं, मुझे लगता है कि शायद महायुति में आप देखेंगे तो शायद आपने देखा नहीं वहाँ पर कि वहाँ पर कितनी लड़ाई है और कितने ज़्यादा बागी उनके हैं और कितने हमारे हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं है। हम लोग वी आर वर्किंग ऑन अ कॉमन इंडियन प्रोग्राम। पहले भी हमने बहुत अच्छा काम महाराष्ट्र में करा है और अभी भी करेंगे। और देखिए, तो ये हिंदुओं पे खतरा आ जाता है, जैसे इलेक्शन आता है वैसे हिंदुओं पे बहुत बड़ा खतरा आ जाता है। आप देखिए, है ना, मुझे नहीं लगता कि आज हिंदुओं में कोई खतरा है। और जो ये नैरेटिव फैला रहे कि हम एंटी रिजर्वेशन है और समथिंग है, जो हम कास्ट सेंसस कराने की बात कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को हर तरह का फायदा देना चाहते हैं। बहुत सारी जो, और ये सब बातें कहना कि वो आपका मतलब इस तरह के नैरेटिव फैलाते हैं। लेकिन डॉक्टर सीमा मलिक, जब कांग्रेस को ये कहकर, जी मेरा एक सवाल आपसे डॉक्टर सीमा मलिक, हमारी नहीं है, ये मैं आपको बड़ा क्लियर करना चाहती हूँ इस समय। डॉक्टर सीमा मलिक, मेरा सवाल, जब कांग्रेस को बीजेपी इस सोच के साथ हमला करती है कांग्रेस पर, और पुरानी बातों को भी सामने रखा जाता है, तथ्यों को, घटनाओं को, ये दिखाने के लिए कि आरक्षण के खिलाफ है कांग्रेस, और कांग्रेस आप लोगों के साथ है, ऐसे में आप लोगों का रुख, खासकर आप जब मतदाता के लोगों के बीच में जाते हैं। राहुल गांधी जी ने भी बड़ी क्लियर ये बात कही है कि हम बिल्कुल आरक्षण के खिलाफ नहीं है। हम लोग 50% का कैप भी हटाना चाहते हैं कि जिसका भी जो हक बनता है उसको वो मिलना चाहिए। सिर्फ इसीलिए हम लोग ये बातें कर रहे हैं। ये इससे लोग बढ़ जाएंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा, मुझे तो नहीं लगता। और देखिए, जब भी इलेक्शन आता है, ये लोग, क्योंकि इनको आप पता है कि इनकी हार होने वाली है, तो इसी तरह के इश्यूज ये लोग उठाते हैं। They talk about हिंदुत्व। यानी आपका मतलब है कि आरक्षण को लेकर कांग्रेस की ओर से जो कुछ पहले कहा गया, या जो राहुल गांधी ने विदेश जाकर कहा, उस पर आप विश्वास नहीं करते हैं, और आज जो राहुल गांधी आपको कन्विंस कर रहे हैं वही सही है, लेकिन लोगों के बीच तो ये संदेश पहले ही चला गया है कि आरक्षण के खिलाफ खड़ी दिखती है कांग्रेस। उन्होंने मांग करी है कास्ट सेंसस की, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा डाउट करने की जरूरत है। और देखिए, आज जो महाराष्ट्र के मुद्दे हैं उनके ऊपर ये चुनाव होगा। आज जो फार्मर्स की, आज जो महिलाओं की और युवाओं की स्थिति, इस पे ये चुनाव होगा। देखिए, जिस तरह से ये महाराष्ट्र से सारे जो मतलब प्रोजेक्ट्स हैं वो गुजरात में जा रहे हैं, और जिस तरह से हमारी 5 लाख नौकरियां उसमें चली गई हैं, जिस तरह का आज अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो बेचारे किस तरह से घूम रहे हैं, और उनको ये मतलब ये थोड़ा सा कुछ उनको दे, तो यानी इस तरह के मसले हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में आपको लगता है कि जो बात कह रही है, जी डॉक्टर सीमा मलिक, चलिए यहाँ प्रफुल्ल केतकर जी को चर्चा में लेकर आना चाहूंगी। प्रफुल्ल जी, एक बात जो लगातार महसूस की जाती रही है, खासतौर पर जिस तरीके का प्रचार चल रहा है, जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं कि ये जो एक रहेंगे सेफ रहेंगे का नारा दे रही है बीजेपी, इसकी काट विपक्ष के पास नजर नहीं आ रही। जमीन पर आपको क्या लगता है, क्या प्रभाव इसका होगा? और जिस तरीके से विपक्ष अपने सोच को लेकर आगे बढ़ रहा है, क्या किसी नैरेटिव को खड़ा कर सकता है ये? देखिए ममता जी, किसी भी इलेक्शन में एक ग्रैंड नैरेटिव बनता है जो पब्लिक के बीच में रेजोनेट करता है, कौन किसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। जैसे लोकसभा में कांग्रेस सफल रही थी एक नैरेटिव गढ़ने में, संविधान खतरे में है, आरक्षण चला जाएगा। उसमें तथ्य कितना है नहीं है अभी उस पर नहीं जा रहा हूं मैं इलेक्शन की प्रोसेस और स्ट्रेटेजी पर बात कर रहा हूं। आज यह वास्तविकता है कि बीजेपी ने हरियाणा चुनाव के बाद बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस प्लैंक पर एक ग्रैंड नैरेटिव बना दिया है, और उसमें विश्व भर की घटनाएं भी जुड़ रही है। बांग्लादेश में जो हुआ घटनाक्रम वो भी जुड़ता है, पाकिस्तान में जो हुआ वो भी जुड़ता है। फिर जैसे भाजपा के प्रवक्ता ने बताया, भारत हिंदुओं की संख्या घटने पर कब कटा, वो भी जुड़ जाता है। और ऐसे में जब
कांग्रेस के समर्थन में एक पत्र सोशल मीडिया पर आ जाता है उलेमाओं के समर्थन का। कर्नाटक में सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी मुस्लिम आरक्षण की बात जब वहां की कांग्रेस गवर्नमेंट चला देती है। शरद पवार जैसे ज्येष्ठ नेता महाराष्ट्र के, वो एक तरह से बयान दे देते हैं कि हम औरंगाबाद का संभाजीनगर जो हुआ उसको पलटने का फिर से विचार करेंगे। ये घटना, ये सारा उसमें जुड़ जाता है। और जो जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, नासिक वाले बेल्ट में शिवसेना का कैंडिडेट वहां से जीता और उसका जो विजयी जुलूस निकला, या धुलिया की सीट में जो हुआ कि 5 विधानसभा सेगमेंट में बीजेपी का उम्मीदवार आगे रहने के बाद मालेगांव में वो 5000 वोट पिछड़ गया और उसके कारण 5000 वोट से हार गया। ये सारी चीजें रेजोनेट कर रही है आज वोटर के साथ, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। और ऐसे में जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपनी सभा में ये बात कहते हैं कि भाई एक भगवाधारी क्यों चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, तो ये बातें और निगेटिव जाती है। ये कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यदि ये बात है तो फिर कोई मौलाना भी मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए। अपने यहाँ पे तो जिनके केवल मौलाना होने के बाद पहले शिक्षा मंत्री भी बने, फिर राष्ट्रपति भी बने, ये कोई लॉजिक सेक्युलरिज्म का हो नहीं सकता। लेकिन ये बातें, तो मैं कह रहा हूं कि ये नैरेटिव निश्चित रूप से मतदाताओं में एक इलीगल इमिग्रेशन का, जिसके कारण जनसंख्या का असंतुलन बढ़ रहा है। मुंबई के कुछ पॉकेट्स है जहां से हिंदुओं के पलायन की कहानियां सुनने को मिली है, ये एक। और दूसरा, जो कौन नैरेटिव बना रहा है और कौन रिस्पॉन्ड कर रहा है। आज वास्तविकता ये है कि कांग्रेस को, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाला ग्रुप है उनको, और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस को आज इस नैरेटिव को रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है। यही बताता है कि इस चुनाव का ग्रैंड नैरेटिव। चलिए, मेरे पास वक्त कम है, मोहम्मद फरहान जी संक्षेप में। मैडम, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं जो महाराष्ट्र में अभी पॉपुलेशन को लेकर के एक बढ़िया ह्यूमर उन्होंने फैलाया क्या कि मुसलमानों की जो आबादी है वो 2051 तक 80% हो जाएगी और हिंदुओं की आबादी घट के 50 से भी नीचे आ जाएगी। ये कौन फैलाया? भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता। इस पर डिबेट भी हुई, आपके भी चैनल पर डिबेट हुई। अब देखिए अपना गवर्नमेंट का डाटा क्या कहता है, पॉपुलेशन सेंसर और ऑफ इंडिया का डाटा कहता है। मोहम्मद फरहान जी, नहीं, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर जो निचोड़ निकल कर आ रहा है चर्चा का, वो ये आ रहा है कि हमें इस नारे को जो बीजेपी लेकर आ रही है, इस नारे को धर्म के आईने से ही सिर्फ क्यों देख रहे हैं आप? इसको एक बड़े व्यापक स्तर पर एक जन कल्याण की सोच या आरक्षण के मुद्दे के नजरिए से क्यों नहीं देखा जा रहा? क्यों कांग्रेस इसको सिर्फ धर्म की आड़ से ही देख रही है? चलते चलते धर्मेंद्र जी, बहुत देर से आपसे बात नहीं हो पाई, चलते चलते बहुत संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया इस पर। क्या हमें एक रहेंगे सेफ रहेंगे को सिर्फ धर्म के आईने से ही देखना चाहिए? देखिए, जो लोग अपनी जड़ों से कटे वो खराब हो गए। हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि एक साथ रहना है, एक रहेंगे नेक रहेंगे, लेकिन उलमाओं की शर्तों के सामने जो कांग्रेस सर झुकाए खड़ी, जो सोशल मीडिया में घूम रहा है, मुस्लिम आरक्षण की आग में राष्ट्र और महाराष्ट्र जल रहा है। बाबा साहब ने जिस दलित, वंचित और शोषितों की पीड़ा को महसूस किया था और जिसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी, उसको काट करके कांग्रेस आज धर्म विशेष की अपीजमेंट की बात कर रही है और उनके लिए सिर्फ धर्म ही महत्वपूर्ण है। उलेमाओं ने आंशिक रूप से एक तरह से धर्म विशेष का राज्य बनाने का प्रस्ताव रखा और कांग्रेस को तो सत्ता के लिए कुछ भी करना है, कुर्सी के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है। हम कहते हैं मुसलमान भी गरीब हो सकते हैं, उनके लिए अच्छी योजनाएं चलाई, उनके लिए और जगह बनाई, उनके लिए नौकरियों को अवसर पैदा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तुष्टीकरण की जो सोच रही है, उसकी वजह से जो अन्य वर्ग वंचित, जो अन्य वर्ग इग्नोर रहे हैं, उनकी वजह से ही आज ये एक नारा शायद लोगों के बीच में बहुत व्यापक तौर पर सामने आ रहा है कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे। माफी चाहती हूँ, लेकिन वक्त इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये नारा क्या इस बार के चुनावों में, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में कोई बड़ा नैरेटिव इस तरह का खड़ा कर पाएगा कि आम जन भी इससे बड़े स्तर पर जुड़ जाए? ये तो मतदाता अपने मताधिकार के माध्यम से ही बताएंगे। लेकिन
झारखंड में होने वाला है कल मतदान। आपको न्यूज 8 में आगे दिखाएंगे यही कि झारखंड में पहले चरण के चुनाव के लिए तैयारियां हैं पूरी। फिलहाल यहां वक्त एक ब्रेक का। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में है। कम या ज्यादा आपके हाथ में है, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। अब ब्रेक के बाद अब बात झारखंड की, जहां पहले चरण के लिए मतदान के लिए तैयारियां पूरी हैं और पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें चंपई सोरेन, मिथिलेश ठाकुर और बन्ना गुप्ता जैसे दिग्गज मैदान में हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, लेकिन कुछ संवेदनशील बूथों पर शाम 4 बजे तक ही मतदान होगा। झारखंड में पहले चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। बुधवार की सुबह 7 से शाम 5 बजे तक राज्य की 43 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग होगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 950 बूथों पर शाम 4 बजे तक ही मतदान होगा। जो वोटर कतार में खड़े रहेंगे वो मतदान कर सकेंगे। सभी बूथों पर भी पर्याप्त व्यवस्था कर लिया गया, सिक्योरिटी अरेंजमेंट सब कुछ कंप्लीट हो गया। एक पीसफुल, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए सब तैयार है। सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए इन 43 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 15,344 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 50 बूथ यूनिक कैटेगरी में हैं। खास बात यह है कि 1,152 मतदान केंद्रों पर मतदान की पूरी प्रक्रिया का जिम्मा महिलाओं के हाथ में रहेगा। किसी इलेक्शन कराने के लिए वुमेन मैनेज्ड बूथ है, PWD मैनेज्ड बूथ है, यूथ मैनेज्ड बूथ है, वो भी हम लोग करा के इसी बार एक सभी बूथों पर पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। इस चरण के चुनाव में कुल 1,37,00,000 वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। पुरुष मतदाताओं की संख्या 68,73,000 है, जबकि 68,36,000 महिला वोटर हैं। थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या 303 है। पहले चरण में 85 वर्ष से अधिक उम्र के 63,601 मतदाता हैं, जबकि दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1,91,000 है। वहीं 18 से 19 आयु वर्ग के 6,51,000 युवा वोटर भी इस बार लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बन सकेंगे। इधर मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियों की दिन भर रवानगी होती रही। ज्यादातर मतदान दल संबंधित बूथों और क्लस्टर तक पहुंच चुके हैं। राजधानी रांची में परंपरागत तरीके से तिलक लगाकर मतदान कर्मियों को रवाना किया गया। इस दौरान मतदान कर्मी काफी उत्साहित भी दिखे। पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार मैं ज्यादा उत्साहित हूँ, क्योंकि पिछले चुनाव मेरा पहला चुनाव था और इस वर्ष बार मैं उत्साहित होकर के जा रहा हूँ। प्रथम चरण में बुधवार को जिन 43 विधानसभा सीटों पर मतदान है, उसमें से 17 सीट सामान्य, 20 अनुसूचित जनजाति और 6 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। झारखंड में 24 की जंग में पहले चरण का मतदान अहम है। राज्य की 81 में से कोल्हान, पलामू और छोटा नागपुर प्रमंडल की इन 43 सीटों पर कुर्सी के किस्से में इन क्षेत्रों का जनादेश ट्विस्ट दे सकता है, जो अगले चरण की 38 सीटों पर भी प्रभाव छोड़ेगा।
दिन भर पोलिंग पार्टियों की रवानगी होती रही और इनमें खासा उत्साह भी पहले चरण के चुनाव को लेकर देखा गया। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। तो झारखंड में कल पहले चरण का मतदान होना है और इस पहले चरण पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि इस पहले चरण में 43 सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है और कल यानी 13 नवंबर को ही यहाँ मतदान होगा। और दो बड़े गठबंधन जो आमने सामने नजर आ रहे हैं, जिसमें एनडीए में अगर हम बात करते हैं तो भाजपा आजसू जदयू के साथ लोजपा भी है, लोजपा आर। लेकिन साथ ही अगर हम इंडी गठबंधन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेएमएम भी है, कांग्रेस भी है, राजद भी है और साथ में इनके भाकपा माले भी है। तो ये दो बड़े गठबंधन जिनके बीच बड़ी लड़ाई इस बार झारखंड चुनावों में देखी जा सकती है। लेकिन कुछ बड़े चेहरों को भी आपके सामने रखना चाहेंगे और इन बड़े चेहरों में अगर हम बात करें तो जो दिग्गज इस बार पहले चरण में जो चुनाव में उतर रहे हैं, जिन पर सबकी नजर रहेगी, वो सीट है सरायकेला की। और सरायकेला में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन खड़े हो रहे हैं और इसीलिए इस सीट पर नजर रहेगी कि इस बार चंपई सोरेन क्या आसानी से जीत दर्ज कर पाएंगे, कितने बड़े मार्जिन से क्या जीत पाएंगे इत्यादि। लेकिन एक और सीट जो बहुत महत्वपूर्ण है, चंपई सोरेन के अलावा अन्य कुछ दिग्गजों पर भी नजर डाल लेते हैं। लोहरदग्गा से यहां से रामेश्वर उरांव खड़े हो रहे हैं और ये बड़े दिग्गज नेता हैं, कांग्रेस के वित्त मंत्री भी और साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं ये। तो इस वजह से एक दिग्गज चेहरा कांग्रेस का, जिससे कांग्रेस को बड़ी आस है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक और सीट की, वो है रांची की सीट। रांची जहां से सीपी सिंह खड़े हो रहे हैं, ये भाजपा के टिकट पर खड़े हैं और लगातार 6 बार के विधायक हैं ये रांची से ही। और इस बार क्या इनकी सीट कोई डिगा पाएगा, ये जरूर इस पर नजर रहेगी। लेकिन ये पूर्व मंत्री रह चुके हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, एक बहुत ही दिग्गज नेता और भाजपा के टिकट पर ये खड़े हो रहे हैं। 6 बार रांची से ही ये जीत चुके हैं। वहीं अगर महुआ माझी की बात करते हैं तो ये जेएमएम की रांची से ही उनके सामने खड़ी हो रही हैं। हिंदी की बहुत मशहूर लेखिका हैं ये और राज्यसभा सांसद भी हैं। लेकिन क्या ये उन्हें चुनौती दे पाएंगी, देखने वाली बात होगी। इसी तरीके के आमने सामने की एक लड़ाई आपको जमशेदपुर पश्चिम में भी नजर आएगी, जहां से सरयू राय खड़े हो रहे हैं और ये जदयू के टिकट पर खड़े हो रहे हैं। ये पूर्व मंत्री रह चुके हैं। 2019 में ये उस वक्त के मुख्यमंत्री रघुवर दास को इन्होंने हरा दिया था और इसीलिए एक बड़ी चुनौती क्या ये इस बार भी साबित हो पाएंगे, देखने वाली बात होगी। क्योंकि इनके सामने खड़े हो रहे हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता बन्ना गुप्ता। और अगर हम इनकी बात करते हैं, इसी सीट की बात करते हैं जमशेदपुर पश्चिम की, ये वर्तमान में मंत्री हैं सरकार में, कांग्रेस के हैं और ये चुनौती देंगे। तो देखना होगा कि इस बार की जमशेदपुर पश्चिम की सीट पर किस तरह की रोमांचक लड़ाई देखने में आती है। लेकिन जमशेदपुर पूर्व की बात कर लेते हैं, जहां से भाजपा के टिकट पर पूर्णिमा साहू खड़ी हो रही हैं और ये पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू हैं, उनके परिवार से हैं। तो क्या रघुवर दास का जो राजनीतिक करियर रहा है और जो प्रभाव रहा है, क्या वो इनको जिता पाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जमशेदपुर पूर्व से ही अगर हम देखें तो इनके सामने डॉक्टर अजय कुमार खड़े हुए हैं। ये पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं, एक दिग्गज चेहरा माना जाता है इन्हें कांग्रेस का। और क्या ये चुनौती दे पाएंगे, तो ये भी देखने वाली बात होगी कि जनता के बीच कौन अपनी पैठ बना पाता है। इसके आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं तमाड़ सीट की, क्योंकि राजा पीटर इसलिए सुर्खियों में आ गए क्योंकि इन्होंने शिबू सोरेन को हरा दिया था और ये तमाड़ से खड़े हो रहे हैं पूर्व मंत्री। और इस वजह से, क्योंकि इन्होंने शिबू सोरेन को हरा दिया था, उसके बाद से अब नजरें हैं इस बार कि इस बार इनकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी। एक और सीट जिस पर नजर रहेगी वो है जगन्नाथपुर की सीट, क्योंकि यहां से गीता कोड़ा खड़ी हो रही हैं भाजपा के टिकट पर। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी है ये और सुप्रीम कोर्ट ने जब मधु कोड़ा की याचिका को खारिज कर दिया, 3 साल की उनको सजा हुई है कोयला घोटाले में, उसके बाद से चूंकि वो चुनाव नहीं लड़ सकते इसलिए उनकी पत्नी गीता कोड़ा को खड़ा किया गया है। इसी तरीके से एक और सीट आपके सामने, घाटशिला की सीट, बाबूलाल सोरेन यहां से खड़े हो रहे हैं और ये पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के ही पुत्र हैं। तो क्या ये बाबूलाल सोरेन घाटशिला से चुनौती दे पाएंगे, देखने वाली बात। लेकिन एक और सीट जिस पर नजर रहेगी वो है गढ़वा की सीट। गिरिनाथ सिंह समाजवादी पार्टी के टिकट पर यहां से इन्हें मलामू का दिग्गज नेता माना जाता है और जब बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था, यानी झारखंड जब नहीं बना था, तब राबड़ी देवी की सरकार में भी ये मंत्री रहे थे और इस बार इनको एक दिग्गज नेता के तौर पर चेहरे को देखकर इन पर देखा जा रहा है कि ये सीट कितनी महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से गढ़वा में इनके सामने खड़े हो रहे हैं मिथिलेश ठाकुर जो जेएमएम के टिकट और इस बार मंत्री भी है ये। तो इसलिए देखना होगा कि इन दिग्गज चेहरों के बीच में जब लड़ाई होगी तो इन सीटों में कौन जनता के बीच अपनी पैठ बना पाएगा। इन मायनों में ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है।
लेकिन अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो यहाँ पहले चरण का जो मतदान है बुधवार को होगा, कल होगा, लेकिन इसी के साथ राज्य में दूसरे चरण के मतदान को लेकर भी प्रचार अभियान बहुत तेज हो चुका है। सभी राजनीतिक दलों के नेता प्रचार अभियान में जुट गए हैं। तो कैसे आगे बढ़ रहा है ये प्रचार दूसरे चरण के लिए, आइए देखते हैं। झारखंड में दूसरे चरण के मतदान के लिए भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने मंगलवार को राज्य में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए जेएमएम कांग्रेस गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि इंडी गठबंधन का एक ही लक्ष्य है, घुसपैठियों को बसाना और वोट बैंक बनाना। जबकि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गिरिडीह में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। जबकि असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पूरा झारखंड मोदीमय है। घुसपैठिए को लाल जाजम बिछाकर बुलाते हैं। आपकी युवाओं रोजी रोटी नौकरी एक घुसपैठिए ले जा रहे हैं। हमारी आदिवासी बहनों से दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कर कर उनकी जमीन कब्जाते हैं। मैं आज धनबाद वालों कहकर जाता हूं, भाजपा सरकार बना दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भाजपा सरकार। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जहां कांग्रेस पार्टी है, जहां आरजेडी है, वहां भ्रष्टाचार है। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जहां कांग्रेस पार्टी है और जहां आरजेडी है, वहां भाई भतीजावाद है। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जहां कांग्रेस पार्टी है और जहां आरजेडी है, वहां परिवारवाद है। आपने याद रखना, ये परिवारवाद के सूचक हैं, ये भ्रष्टाचारी करने वाले लोग हैं और ये भाई भतीजावाद करने वाले लोग हैं और ये आपके हक के हिस्से को लूटने वाले लोग हैं। पूरा झारखंड मोदीमय है। मोदी का लहर बह चुका है झारखंड में। यहां सीट का अंदाज करना अभी मुश्किल है। कोई भी संख्या हो सकता है। बोले 10 लाख नौकरी दूंगा, पहले का 5 लाख नौकरी नहीं आया, अभी बोल रहा है 10 लाख नौकरी दूंगा। उससे हास्यास्पद मैनिफेस्टो और क्या हो सकता है। इस बीच झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों के लिए मतदान होगा। कुल 528 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 55 महिलाएं भी शामिल हैं। इस चरण के लिए नामांकन और नाम वापसी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 18 नवंबर को चुनाव प्रचार थमेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और महाराष्ट्र और झारखंड में मुस्लिम संगठनों की तरफ से बीजेपी के खिलाफ और विपक्षी गठबंधन के पक्ष में बयान जारी करने पर बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हार की हताशा में कांग्रेस ऐसे काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सहयोगी मुसलमानों का वोट लेने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण का एजेंडा चला रहे हैं। ये मराठी मुस्लिम सेवा संघ का पर्चा घूम रहा है, वो आया है। ये क्या है? कांग्रेस पार्टी और उनके सारे सहयोगी इंडी गठबंधन के मुस्लिम तुष्टीकरण और उनके वोट को लेने के लिए इस एजेंडा को चलवा रहे हैं, ये हमारा आरोप है। जमायते उलमा जिला लोहरदग्गा का पैगाम है छोटा नागपुर का। तो एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन लोग जितने संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के समर्थक छोड़िए सुधार की भी खिलाफत करते हैं, ऐसे लोगों को लेकर आगे बढ़ रही है। कल यानी बुधवार को झारखंड में पहले चरण के मतदान के साथ ही उपचुनाव पर भी खास नजर रहेगी, जिसमें वायनाड लोकसभा सीट भी शामिल है। 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव कल हो रहे हैं।
झारखंड में पहले चरण की 43 सीटों के साथ ही 10 राज्यों की विधानसभा और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव राहुल गांधी के इस सीट को छोड़कर रायबरेली सीट चुनने की वजह से हो रहा है। उन्होंने रायबरेली और वायनाड 2 सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों पर जीते थे। वायनाड लोकसभा सीट पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने से ये सीट खासी चर्चा में है। कांग्रेस का राज्य में यूडीएफ गठबंधन है। भाजपा की ओर से नव्या हरिदास और एलडीएफ से सत्यन मोकेरी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों में से 27 विधायकों के लोकसभा चुनाव में सांसद बनने, 2 के निधन और 1 के दल बदल और बिहार की रामगढ़ सीट से सुधाकर सिंह के भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद इस्तीफा दे देने के बाद उपचुनाव हो रहे हैं। 10 राज्यों में उपचुनाव की बात करें तो बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव है, छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर, मध्य प्रदेश में 2 सीट पर, गुजरात में 1 सीट पर, राजस्थान में 7 सीट पर, कर्नाटक में 3 सीट पर, मेघालय में 1 सीट पर, आसाम में 5 सीट पर, पश्चिम बंगाल में 6 सीट पर और केरल में 1 सीट पर उपचुनाव है। वहीं सिक्किम की 2 सीटों पर 30 अक्टूबर को ही सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के दोनों प्रत्याशियों को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे प्रदूषण की मार से दिल्ली वासी बेहाल। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में है। कम या ज्यादा आपके हाथ में है, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और न्यूज नाइट में अब तक आपने देखा महाराष्ट्र में पीएम मोदी की हुंकार, झारखंड पहले चरण का चुनाव तैयारी पूरी, वायनाड पर है सबकी नजर। और अब बात दिल्ली के प्रदूषण की। राजधानी दिल्ली की हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। दिल्ली NCR की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है और नतीजा यह है कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई गई, लेकिन कोई हल नजर नहीं आ रहा। राजधानी दिल्ली की हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल। बेहद खराब श्रेणी में बरकरार दिल्ली की हवा। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या गहराती जा रही है।
दिल्ली एनसीआर की हवा बहुत खराब वाली श्रेणी में पहुंच चुकी है। केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में मंगलवार सुबह 7:30 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 355, जबकि कई इलाकों में AQI लेवल 400 से अधिक दर्ज किया गया। आप अपने टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख रहे हैं। एक है दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके की, जहां यमुना नदी की सतह पर जहरीला झाग तैरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर धुंध से घिरी दिल्ली की सड़कों की है, जहां धुंध की वजह से वाहनों की रफ्तार रेंगती नजर आई। ऐसी जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर दिल्ली वासियों की तबीयत बिगड़ रही है और अस्पताल में मरीजों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। आँखों से पानी मतलब आ रहा है और रनिंग रोज़ हो रही है, और सर थ्रोट्स में इन्फेक्शन हो रहा है, जो कि कान में दर्द, नाक से भी, और मतलब पूरे इन्फेक्शन जैसे प्रॉब्लम हो रही है। जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स वगैरह हैं उनको भी इतनी दिक्कत हो रही है, उसकी वजह से खांसी, आँखों में पानी, गले में दर्द, ये सब हो रहा है। खांसी तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है पोल्यूशन के कारण। प्रदूषण की वजह से सब कुछ हो रहा है, सफाई है नहीं, बच्चे बूढ़े सब बीमार हैं। ये जो खांसी वगैरह चल रही है पोल्यूशन की वजह से, ये तो हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे ना बीमार हों, हम ना बीमार हों। सांस की गंभीर समस्या से जूझ रहे लोगों को डॉक्टर्स एक्स्ट्रा सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन जो वायु प्रदूषण की वजह से होने वाली बीमारी है वो सांस रिलेटेड समस्याएं हैं। ऑल पेशेंट जो पहले से अस्थमा या COPD या किसी भी फेफड़े रिलेटेड दिक्कत के साथ पहले से पेशेंट हैं, उनका इस समय में आके वर्सन हो जाना, क्योंकि उनके फेफड़ों को इतने पॉल्यूटेड एयर में से ऑक्सीजन निकाल पाना मुश्किल हो जाता है। दूसरा मोस्ट कॉमन होता है स्किन, क्योंकि स्किन वो बहुत ही एक्सपोज पार्ट है, सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी का। तो एक्सपोजर की वजह से, पॉल्यूटेंट एक्सपोजर्स की वजह से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस बढ़ जाते हैं। तो जितनी भी ऑटोइम्यून डिजीजेज होती हैं या स्किन रिलेटेड कॉन्टैक्ट डिजीजेज होती हैं वो बढ़ जाती हैं। दिल्ली में दमघोंटू हवा से जनता हलकान है और ऐसे हालात से अभी राहत मिलने की भी उम्मीद नहीं लग रही है। बीते काफ़ी दिनों से राजधानी दिल्ली की आबो हवा खासी प्रदूषित हो गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है लगातार 400 के आसपास बना हुआ है। ऐसे में जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं वो बड़ी संख्या में बीमार हो रहे हैं और वो लगातार अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। बड़ा सवाल कि आखिर इस वायु प्रदूषण की समस्या से राजधानी दिल्ली वासियों को कब निजात मिलेगी। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल से कैमरामैन जगमोहन के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज, दिल्ली। तो एक और दिल्ली प्रदूषण से जूझ रही है, तो वहीं जम्मू कश्मीर की सुंदर वादियां और बर्फ से ढकी पहाड़ियां पर्यटकों को आमंत्रण देती नजर आ रही हैं। कश्मीर के ऊपरी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी हो गई है और सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। जमीन के जन्नत कश्मीर में सर्दियों के मौसम ने दस्तक दे दी है। गुलमर्ग, सोनमर्ग समेत वादी के सभी ऊपरी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। पहाड़ पर हुए हिमपात से तापमान भी सामान्य से नीचे चला गया है। बर्फबारी के बाद यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। बर्फबारी का अद्भुत नजारा देखने के लिए लोग दूर दूर से गुलमर्ग पहुंच रहे हैं। It is a very good place. We were enjoying so much. हम लोग it's awesome atmosphere. बहुत मजा आ रहा है। हम तो बहुत लकी है कि आज हमें ये देखने मिला। हाँ, बहुत बर्फ देख के हम बहुत खुश हो गए। मैं वही कहना चाहूंगी कि ये धरती का स्वर्ग जो बोलते हैं ना, एक्चुअल में ये स्वर्ग है। We are actually blessed that we are able to see the God. हम लकी थे कि कल रात से स्नोफॉल होना शुरू हुई है एंड अभी काफी स्नो ऑलरेडी जमा हो चुकी है, तो इट्स अ वेरी गुड व्यू। ताज़ा बर्फबारी के बाद सोनमर्ग की प्राकृतिक सुंदरता और बढ़ गई है। वहीं कारगिल के जोजिला दर्रे पर बर्फ हटाने का अभियान जारी है। मौसम की पहली बर्फबारी में सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। बर्फ की चादर से ढकी कश्मीर की वादियों में बर्फबारी का पर्यटकों ने भी जमकर आनंद लिया। बर्फबारी से तापमान में गिरावट देखने को मिली। इन तस्वीरों को देखकर मैदानी इलाकों में भी लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। तो कश्मीर की खूबसूरत वादियां जो आकर्षित कर रही हैं पर्यटकों को भी। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज नाइट। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे।
अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना। बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में है। कम या ज्यादा आपके हाथ में है, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और न्यूज़ नाइट के अंत में आइए देख लेते हैं देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। आप देखिए खबरें तेज रफ्तार में। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 7 दिनों तक चलने वाले 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने इस अवसर पर कला क्षेत्र से जुड़े कई कलाकारों को सम्मानित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की वेबसाइट लॉन्च की। विदेश मंत्री जयशंकर ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत को मजबूत आधार प्रदान करता है। दिल्ली में IDSA इंडिया द्वारा रक्षा संवाद आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। 2 दिनों तक चलने वाले इस संवाद में दुनिया के 10 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बेंगलुरु में 3 दिवसीय 27वें ऊर्जा प्रौद्योगिकी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर हरदीप पुरी ने कहा कि देश में ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में सरकारी और निजी क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने प्रयागराज में महाकुंभ के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रयागराज के बड़े हनुमान, मन कामेश्वर सहित सभी कॉरिडोर और महाकुंभ की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक भी की। फर्जी आधार कार्ड और बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में ईडी झारखंड में बड़ी कार्रवाई कर रही है। ईडी की टीम ने पाकुड़ शहर के जंगली पीर के पास ठेकेदार अल्ताफ हुसैन के आवास पर छापेमारी की। ईडी ने बांग्लादेश से लोगों के संदिग्ध अवैध प्रवेश से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के कई स्थानों पर छापेमारी की। इसके साथ ही बोनगांव, हाबरा, न्यू बैरकपुर और बैरकपुर 2 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रतिबंधित संगठन PFI के पूर्व प्रमुख अबू बकर के मेडिकल ग्राउंड के आधार पर जमानत याचिका का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि अबू बकर का एम्स में पहले ही इलाज चलते रहने के कारण ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर पर 40 बार उसे एम्स में इलाज के लिए ले जाया गया है। इसके चलते SG ने अबू बकर की जमानत पर सवाल उठाया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में शहीद हुए हिमाचल प्रदेश के वीर सपूत राकेश कुमार पंचतत्व में विलीन हो गए। हर तरफ भारत माता की जय के नारे गूंज उठे और नमन आंखों से शहीद को विदाई दी गई।